नमस्कार। आज के लाइव में आप सब मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आप सबका आज के लाइव में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारा जो ये लाइव का सिलसिला चल रहा है वो त्रिक भावों पे चल रहा है, नेगेटिव हाउसेस। कि कुंडली में कौन से ऐसे नेगेटिव हाउस होते हैं, कौन से ऐसे नकारात्मक भाव होते हैं जो हमारे जीवन में उथल पुथल पैदा कर देते हैं जब उन त्रिक स्थानों के स्वामी की दशा आती है। अब तक आप तुला लगन तक, 7 लगन तक सुन चुके हैं। आज हमें वृश्चिक लगन वालों के लिए बात करनी है कि वृश्चिक लगन की अगर जन्म पत्रिका हो तो आपकी कुंडली में मोस्ट नेगेटिव प्लैनेट कौन सा निकलेगा, आपकी कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसका स्वामी कौन सा ग्रह है और उसकी दशा को हमें कैसे टैकल करना है ताकि कोई परेशानी या मुसीबत 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव की दशा में आती तो है। ये तो ज्योतिष का सत्य है, इसीलिए तो इन्हें त्रिक स्थान कहा गया, इसीलिए इन्हें नेगेटिव हाउस कहा गया है। लेकिन जब ऐसी कोई समस्या खड़ी हो जाती है तो ज्योतिष शास्त्र में, विशेषकर भृगु संहिता में, जो बातें मैं आपके साथ आजकल बात कर रहा हूं ना, वो भृगु संहिता की बातें हैं जिसमें लॉर्डशिप ऑफ हाउसेस चेक की जाती है। उस घर में कौन सा ग्रह चला गया इसकी बात नहीं की जा रही, उस घर का स्वामी कौन है इसकी बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको लगन पंचम नवम का एक पूरा एपिसोड चलाया था, उसमें बताया था कि लगन पंचम नवम का स्वामी कौन है, उनको मजबूत करना है। वो चाहे अस्त हो, वक्री हो, डाउन हो, वो भी चाहे 6, 8, 12 में चले जाएं, जो लगन पंचम नवम के स्वामी होते हैं उन्हें हर हालत में मजबूत करना है, खींचना है, उनकी शक्ति को तेज करना है। क्योंकि लग्नेश अगर कमजोर है कुंडली में तो सेहत कमजोर होती है। अब लगन का स्वामी अगर रोग के घर में चला जाए तो आप उसका जल प्रवाह मत कर देना कभी भी, अदरवाइज ये बहुत खराब फल देता है। उसको हर हालत में स्ट्रांग करना है, 6ठे भाव के स्वामी को डाउन करना होता है। तो ये आजकल का टॉपिक है हमारा, लॉर्डशिप ऑफ हाउसेस, कि उन भावों का स्वामी ग्रह कौन है, उसके साथ कैसे टैकल करना है, उसको ट्यून करना है ताकि वो साझा होता है और हमें फल दे जाए। उसको मजबूत करना है कलर थेरेपी से, जेम्स थेरेपी से, मंत्र थेरेपी से, यंत्र रखकर घर पे उसकी पूजा करनी है, या फिर उसको डोनेशन करके डाउन करना है। ये 3 रेमेडीज का सिस्टम होता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। तो आज हमें 8 नंबर लगन, वृश्चिक लगन की बात करनी है। तो जो जो लोग इस समय वृश्चिक लगन वाले इस लाइव में जुड़े हुए हैं वो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हैं थम्स अप करके। तब तक मैं इसे शेयर कर लूँ अपनी दूसरी प्रोफाइल पे, आप भी कर लीजिए जहाँ जहाँ पे आपको समझ आएगी, सुविधा है। हाँ, अब ये 6ठा, ये हमारा 6ठा एपिसोड है इसके ऊपर। और मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप मिल रहे हैं कि पंडित जी हमारे जो पिछले मिस हो गए हैं, मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, वो वाले एपिसोड कहाँ पे हैं। बहुत सारे लोगों को अब इसमें रुचि है और ये वो वाले एपिसोड ढूंढ रहे हैं जिसमें मैंने मेष लगन के सारे त्रिक स्थान बताए थे और वृष लगन के, मिथुन और कर्क के बताए थे। तो मैं दोस्तों बता देता हूँ, वो वाले जो एपिसोड हैं वो मेरी दूसरी प्रोफाइल है कुंडली स्कैनर्स, उस पर पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक सुविधा प्रदान कर दूंगा कि ये जो जितने एपिसोड हैं
ये सारे मैंने अपने YouTube के चैनल में डाल दिए हैं। आप पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखेंगे या पंडित राजन शर्मा मेरा मोबाइल नंबर लिखेंगे 9872065786 यूट्यूब सर्च में, तो आपको वहाँ से ये सारे एपिसोड मिल जाएंगे। और मैं जो आप लोगों के मिस हो चुके हैं, मेष, वृष, मिथुन और कर्क लगन वालों के, क्योंकि मेरे ख्याल से सिंह लगन से आपने सुनना शुरू किया हुआ है, वो भी उधर से ढूंढकर उसको भी मैं YouTube के चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सब लोग उसको चेक कर लिया कीजिए। और वैसे भी जितने भी मेरे मित्र हैं वो मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसकी तरफ मैंने कभी ध्यान दिया नहीं है। सब मुझे कहते हैं कि आप उस स्टेज पे भी जाइए, वो ज़्यादा अच्छा और बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो उस जो मेरा आप फाइंड आउट करेंगे ना YouTube में जाकर, और प्रयास करूँगा मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूँ, आप उसको भी सारे जाने खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी उसको, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से भी उसको सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि आपको फिर ना फेसबुक की टाइमलाइन पे ढूंढने की कष्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको सारे एपिसोड उधर मिल जाया करेंगे। उसको मैं अब दोबारा से रिवाइव कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। वैसे भी उसमें मेरे पुराने टीवी चैनल्स के कई एपिसोड पड़े हुए हैं, 60-70 एपिसोड पड़े हैं, वो भी सारे बड़े ही यूज़फुल हैं। उसमें भी ज्योतिष की बड़ी गूढ़ बातें बताई गई हैं। आप सारी चीज़ें YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं और आपको बड़ा फ़ायदा होगा, उससे सुविधा रहेगी। क्योंकि जितने लोग मुझे अब व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हमारा मेष, वृष, मिथुन और कर्क ये नहीं मिल रहा, वो भी आपको 2-4 दिन में वहाँ मिल जाएगा। उसको भी मैं पिछले अपने टाइमलाइन से सर्च करके वहाँ पर ही अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो एक तो ये आप समझ आइए, और YouTube पर जाकर आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको बहुत पुराने एपिसोड भी मिलेंगे मेरे टीवी शो के, जब यहाँ पंजाब में सिटी केबल चल रहा था, विन केबल चल रहा था या फास्ट वे केबल चल रहा था, वो एपिसोड भी वहीं पे हैं। और आजकल वाले जो न्यू एपिसोड्स हैं वो भी मैं वहीं पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं अपना वृश्चिक लगन का सारा ब्यौरा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज 1 सितंबर से एक बहुत अच्छा ग्रह परिवर्तन भी हुआ है। वो ग्रह परिवर्तन है कि शुक्र ग्रह राहु के पंजे से निकल गया है। शुक्र ग्रह जो पिछले 1 महीने से मिथुन राशि में गोचर कर रहा था, तो आप सबको मालूम है जो जो ग्रह मिथुन राशि में जाता है उसको राहु महाराज जी पकड़ कर बैठ जाते हैं और जीवन में बड़ा हलचल पैदा कर देता है। जब भी कोई ग्रह राहु के साथ या केतु के साथ मिलता है तो दोष बन जाता है, जिसको पितृदोष कहा गया है। तो शुक्र और राहु का पितृदोष अब टूट गया है आज से। अब जो बच्चे आज के बाद पैदा होंगे उनकी कुंडली में अब शुक्र राहु नहीं आएगा लगभग 1 साल। जब अगला चक्कर पूरा होगा शुक्र का घूम के राहु को मिलेगा वृष राशि में अब वो। ठीक है, तो शुक्र ग्रह अब कर्क राशि में गोचर करेंगे 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। अब शुक्र जब राहु से अलग हो गया है तो समझ लीजिए शुक्र ग्रह की जो कारक चीजें होती हैं उनमें अपने आप बल आ जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सुंदरता ही शुक्र को कहा गया है। ठीक है, सुंदरता, ब्यूटी, ऐश्वर्य शुक्र को कहा गया है। जीवन की सुख सुविधाएं शुक्र को कहा गया है। तो शुक्र जैसे ही राहु से अलग होता है सुंदरता, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। पति और पत्नी का संबंध, अट्रैक्शन पावर शुक्र को कहा गया है। अब वो राहु से अलग हो गया तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार कम होगी। प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रगाढ़ स्नेह, लव अफेयर शुक्र से देखा गया है। शुक्र अब राहु से अलग हो गया है तो प्रेमी जनों का फिर से मिलन हो जाएगा। जो लोग कहते थे कि पंडित जी सहेली रूठ गई है, कोई उपाय बताइए, बहुत सारे ऐसे केस आ रहे थे पिछले 30 दिन में। पत्नियां जी रूठ गई हैं, पति जी रूठ गए हैं, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। तो वो अब अलग हो गया है राहु से। ठीक है, लेकिन मजेदार बात आपको बता देता हूं मैं
शुक्र अब चंद्रमा के घर में चला गया है। वीनस इन द कैंसर, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे वीनस इन द कैंसर, तो आपको बड़ी मजेदार बातें वो बता सकता है। हालांकि मैं यहीं बैठ के आपको बता देता हूं। अब वो मजेदार इसलिए है कि वो जो रूठे रूठे पिया वाला सिस्टम था वो तो फिनिश हो गया इससे, लेकिन अब मूड स्विंगर के घर चला गया शुक्र। मूड स्विंगर समझते हैं आप? चंद्रमा सबसे बड़ा मूड स्विंगर है। हर 2.25 दिन बाद, हर 2.25 दिन बाद राशि बदलता है, और मित्र की राशि में हो, मित्र ग्रह के साथ हो तो बड़ा खुश और प्रसन्न रहता है। शत्रु की राशि में चला जाए, राहु केतु या शनिदेव के साथ हो जाए तो बड़ा उदास हो जाता है, जातक को भी उदास कर देता है, हम लोगों के ऊपर भी उसका वैसा ही प्रभाव आता है। पूर्णिमा की तरफ पूर्ण चंद्रमा हो जाए तो समंदर में ज्वार भाटा आ जाता है। देखिए ये ज्योतिष की ताकत है। और अमावस्या में 9 मून डे हो जाए तो बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है, समंदर की एक भी लहर 1 भी इंच नहीं उठती। ये चंद्रमा का खेल है। मूडी है, मूडी। हर 2.25 दिन में उसने राशि बदल बदल के अपना चक्कर पूरा करना होता है। अब मान लीजिए मैं मूडी हूं, मैं मूडी हूं और आप मेरे घर में आ गए हैं, मूडी के घर में, ठीक है। अब आप आके सामने बैठ गए हैं, मेरा मूड आज ठीक नहीं है, मैंने मुंह ही उधर किया हुआ है, और आपको रहना है मेरे घर में अब 30 दिन, 28 सितंबर तक। अब आप कहेंगे यार मैं इसको मिलने आया हूं, इसने मुंह उधर किया हुआ है, इसको पता नहीं क्या है, कैसा बंदा है, देखता ही नहीं है मेरी तरफ। तो 2.25 दिन हो सकता है मैं नीच की राशि में होऊंगा। जैसे ही मैं अगले घर में जाऊंगा मैं आपकी तरफ हंस के देखूंगा, समझ गए? तो ये अब शुक्र जो है वो रूठने मनाने वाले सिलसिले से तो निकल गया है, डाइवोर्स वाले सिलसिले से तो निकल गया है, पर नखरे वाले सिलसिले में आ गया अब शुक्र ग्रह, क्योंकि नखरे चंद्रमा के घर में चला गया है। तो पूरा 1 महीना हर 2.25 दिन बाद मेल टू फीमेल जो अट्रैक्शन है, पति पत्नी का संबंध है, प्रेमी जनों के आपस में जो रिलेशंस हैं, उनमें अब नखरे आएंगे। नखरे कि कभी तो मुंह फूल के कुप्पा बनाया हुआ है और कभी बड़ी खुश, कभी एक आइसक्रीम की कोन से खुश है तो कभी सोने की अंगूठी से भी खुश नहीं, समझ गए? अब ये वीनस जो है, जो शुक्र है, अब वो चंद्रमा के घर में घूमेगा, और जैसे जैसे हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा राशि बदला करेगा उधर उसके घर में बैठे शुक्र पे असर हो जाया करेगा। तो ये बड़ा मज़ेदार महीना रहेगा 1 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। तो प्रयास कीजिए, ये जो रूठने मनाने का जो सिलसिला है ना, और वो बड़ा मज़ेदार होता है। हिंदी फिल्मों का गाना भी है इसमें, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, इन अदाओं पे और प्यार आता है। तो प्यार बढ़ेगा इससे। शुक्र ग्रह अब चंद्रमा के घर में है, और मज़ेदार बात यह है कि शुक्र दैत्य ग्रह है और चंद्रमा देव श्रेणी का ग्रह है, लेकिन इन दोनों के रिलेशन में समभाव है, शत्रुता नहीं है। शुक्र चंद्र जब एक घर में भी मिल जाते हैं तो उसको भी ऐश्वर्या योग कहा गया है, ऐश्वर्या योग, ठीक है। तो ये आप गोचर की अच्छी बात आज सुन लीजिए, बड़े दिनों बाद ज्योतिषी को मौका मिला है। आपको अच्छी बात बताऊं, नहीं तो लोग कहते रहे पंडो ही तो डरांदे ही रहंदे आ, फलाना ग्रह इत्थे चला गया तो टिमकाना उत्थे चला गया। आज शुक्र ग्रह रूठने मनाने वाले घर में है, बड़ा आनंद देगा, बहुत बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। और अच्छा, ये आप सबका मंथ अच्छा जाए, परमात्मा आपके घर में खुशियाँ लाए, आपके घर में बरकत लाए, पति पत्नी में आपस में स्नेह बढ़े, इसी से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, सुन लीजिए। क्योंकि अगर आप ज्योतिष को समझेंगे तो पत्नी को लक्ष्मी का कारक और पति को विष्णु जी का कारक कहा गया है। कभी आप साउथ की किसी शादी को अटेंड कीजिए, पूरी धार्मिक शादी होती है, पूरी धार्मिक शादी, क्योंकि वहाँ पर पूरा विवाह विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा ही करवाई जाती है। यहाँ फुकरे पंजाबियों की तरह नहीं वहाँ शादी होती कि इधर डीजे बज रहा है, उधर मीट मुर्गे शराब चल रहे हैं, बीच में शादी की वेदी चल रही है, पंडित जी की टांग को इधर खींच रहा है, फिर फोटो वाला बीच में घूम रहा है,
अब वीडियो वाला ना लावा ही रुकवा देता है, जयमाला कहेगा दोबारा पहनो, मैंने फोटो नहीं खींची। यहाँ वीडियो वाले की चलती है। साउथ में जाके कोई ऐसा बोल के दिखाए, उसको उल्टा टांग देते हैं। पंजाब में वीडियो वाले की चलेगी, वो कहेगा जी गले जो हार काट के दोबारा पाओ, मैं फोटो ठीक तरह नहीं आई। मतलब कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे शादी का, पूरा नाटक होता है ना। और फिर कभी कभी मुझे किसी शादी में जाने का अवसर मिल जाता है, तो अगर मैं वहाँ लगन मंडप पे बैठ जाऊँ लावा फेरे में, तो पंडित जी पूरे मंत्र एकदम संस्कृत में पढ़ने लग जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं ये आके बैठ गया ये मेरी तरफ, ये हमें टोक देगा। हमें कहेगा तुम मंत्र गलत पढ़ देते हो। मैं उसको आंख मारता हूँ, मुझे भी नहीं आते पढ़ते जैसे आते हैं, समझ गए? क्योंकि पंजाब की शादी का कोई मतलब नहीं होता, शादी होती है साउथ की। कभी आप यूट्यूब पे देखिएगा, शादी होती है साउथ की। वहाँ पर प्रॉपर एक पूजा होती है भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की। आज शुक्र का मेरे ऊपर भी असर हो गया, जो आप सब लोग दांत निकाल रहे हैं ना, स्माइली भेज रहे हैं, तो शुक्र जो आज वो कर्क राशि में गया है ना, तो वो देखो असर तो हो ही जाता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा भाव जो है मेरा बदला हुआ है। तो शुक्र, चलिए वापस टॉपिक में चलते हैं। शुक्र राहु से अलग हो गया है, इस बात का समझ लीजिए बड़ी राहत मिलेगी, घरों में सुख शांति आएगी और आनंद बढ़ेगा आप सबके घरों में। और परमात्मा ऐसे ही आप सबको आनंदमय रखे, आपके घर में बरकत हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, यही शुक्र महाराज से यही प्रार्थना है। ठीक है, चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। बात अगर लंबी ले गया तो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। हाँ, अच्छा जी, अब एक युति अभी खराब चल रही है, जिसको गुरु चंडाल दोष का पितृदोष कहा गया है, कि गुरु और केतु अभी इकट्ठे चलेंगे। ठीक है, ये धनु राशि में अभी बृहस्पति और केतु का जो मिलन हुआ पड़ा है, उसको कहते हैं गुरु केतु। अब तक तो आप ये सीख ही चुके होंगे कि कोई भी ग्रह राहु या केतु की पकड़ में आ गया तो वो पितृदोष बन जाता है। इसलिए जितने बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, उनकी कुंडलियों में बृहस्पति केतु शुक्र राहु आया है आज तक। लेकिन आज के बाद जो बेबीज आने हैं, वो उनकी कुंडली में अभी गुरु और केतु का गुरु चांडाल दोष अभी आएगा। इसको भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो गया है। 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पितृपक्ष है। इसमें जितने भी आपकी कुंडलियों के पितृदोष हैं, पितृ ऋण हैं, सर्प दोष है, उनकी पूजाएं आप करवा सकते हैं, शांति करवा सकते हैं। क्योंकि अभी एक दोष बृहस्पति और केतु का पितृदोष चलेगा, लेकिन संयोग अच्छा है कि आपके पास पितृपक्ष भी आ गया है, जिसको श्राद्ध कहा जाता है। उसकी भी डेट नोट कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा। ठीक है, और इस बार श्राद्ध के बिल्कुल ठीक अगले दिन नवरात्रे नहीं है, क्योंकि बीच में अधिक मास आ गया है, बीच में अधिक मास बन गया है। तो अधिक मास का पूरा महीना जब निकल जाएगा, ये चंद्रमास और सूर्य संक्रांति का एक कैलकुलेशन होता है, किसी दिन आपको बता देंगे वो भी, कि ये क्यों एक महीना बढ़ जाता है। तो नवरात्रे इस बार होंगे 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। ठीक है, ये भी आप नोट रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब अगला प्रश्न यही पूछना है। रोज रोज व्हाट्सएप हो रहा है कि पहला श्राद्ध कब है, दूसरा श्राद्ध कब है। इस चक्कर में आप मत पड़िए। 2 सितंबर पूर्णमासी से पहला प्रारंभ मानकर उसके बाद 1 2 3 4 डे वाइज कीजिए, कितने बजकर कितने मिनट पे तिथि खत्म हो जाएगी, कब, इसके चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों का नाम लेना है, हमने अपने बुजुर्गों के प्रति नतमस्तक होना है, उनके नाम के दान पुण्य करने हैं, ब्राह्मण को भोज देना है, दान दक्षिणा देनी है, गऊ की कुत्ते की सेवा करनी है। उसके लिए क्या तरीक में कितना समय है, क्या, ये मत देखिए, पक्ष देखिए। पक्ष आपको बड़ा अच्छा मिला है। 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक धर्म की रक्षा कीजिए, बुजुर्गों को याद कीजिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को उनके दादा परदादा के क्या शानदार कार्य रहे हैं, कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है, ये भी बताया कीजिए। श्राद्ध का मतलब ये नहीं है कि पंडित जी को बुलाया, खाने खुने खिलाए, और बिल्कुल नहीं होता। ये याद किया जाता है कि भैया ये तुम्हारे परदादा जी के नाम का हम भोजन या दान दक्षिणा दे रहे हैं, उनका आनंद क्या था जीवन का,
उनका स्ट्रगल क्या था जीवन का, उनकी जानकारियां क्या थी, नॉलेज क्या थी, कितने ज्ञाता थे, क्या क्या कहाँ कहाँ उन्होंने काम किए, पाकिस्तान से थे या इंडिया से थे, वो सारा उनको याद दिलाया कीजिए, ताकि बच्चों को अपना इतिहास, अपने परिवार का इतिहास, गौरवशाली इतिहास पता होना चाहिए। और आप पूरे विश्व में केवल भारतीय ही ऐसे हैं, विशेषकर सनातनी, जिनकी 7, 8, 9, 10 पीढ़ियों तक का ज्ञान हरिद्वार की कुल पुरोहित की पोथियों में लिखा पड़ा है। वो भी जब कभी अवसर मिले तो अपने सारे पिछले नाम नोट करके लाया कीजिए, और सन भी नोट करके लाया कीजिए, कितने सन में कौन से हमारे दादा परदादा, लक्कड़ दादा, शक्कड़ दादा थे। तो ये अपने अपने बच्चों की अगली पीढ़ी को ज्ञान दीजिए। श्राद्ध का मतलब ये होता है, ठीक है। तो 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक पर डे करते रहें, इसमें कोई भी इसमें संशय है ही नहीं है। हाँ, जिनको अपने बुजुर्गों की तिथि का नहीं मालूम, वो जो लास्ट वाला श्राद्ध होता है ना, अमावस्या का, उस दिन किया जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसी बहाने आपके बच्चों को गौ सेवा का महत्व बताइए। कौए की सेवा क्यों की जाती है कि प्राणी मात्र में कौआ शनिदेव का रूप होता है, गौ माता लक्ष्मी शुक्र का रूप होता है। तो इससे बड़े ग्रहों में भी आपके तब्दीली आ जाती है जब आप ये दान पुण्य करते हैं। तो इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। नवरात्रे ठीक 1 महीने बाद होंगे, 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। ये भी आप अभी से नोट कर लीजिए। 17 अक्टूबर को पहला नवरात्रा होगा और 25 अक्टूबर को लास्ट वाला नवरात्रा होगा, नौमी का, ठीक है। और दशमी इस बार बनेगी 26 अक्टूबर की, जिसको दशहरा के रूप में हम लोग भगवान राम का गुणगान करते हैं। जिस दिन आताताई रावण का अंत किया था श्री राम जी ने, वो दशहरे का जो दिन है वो 26 अक्टूबर है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। और दीपावली मनाएंगे अब 14 नवंबर को। 14 नवंबर वाले दिन दीपावली मनाई जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ना नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले आपके यही क्वेश्चन रहने हैं, मुझे पता है यही क्वेश्चन रहने हैं कि श्राद्ध कब है, नराते क्यों हैं। तो ये अधिक मास का एक सिस्टम होता है, वो हमारी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन है, उसको आपसे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो ये आप चीज़ें नोट कर लीजिए। और भी बता देते हैं आपको, अभी शनिदेव वक्री रहने हैं 29 सितंबर तक। इसलिए काम कारोबार जितना भी होता है, लोहे की मशीनें, तेल, जितनी भी सारी ज़्यादा इस समय शनि के प्रभाव में हम लोग रहते हैं, तो वो अभी मंदी में ही रहेगा 29 सितंबर तक, जब तक शनि महाराज मकर राशि में वक्री हैं। जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे बड़ी तेजी भी आने वाली है, ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि 30 साल बाद शनिदेव अपने घर में आए हुए हैं। तो ये मई से डाउन चल रहे हैं, अब ये 29 सितंबर को वक्री से मार्गी जब हो जाएंगे तो संसार भर को राहत मिलेगी, काम कारखाने कारोबार फिर से चलेंगे, ठीक है, 29 सितंबर को। और विशेषकर जो लोग दैत्य श्रेणी के हैं, जिनका शनिदेव का लगन है, मकर लगन, कुंभ लगन, जिनका वृषभ लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन है, उन्हें शनिदेव के मार्गी होने से बहुत राहत मिलेगी। और बता देते हैं आपको, गुरु ग्रह अभी वक्री चल रहे हैं। 13 सितंबर को गुरु ग्रह भी मार्गी हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह मई में डाउन हो गए थे। अब बृहस्पति ज्ञान है, विद्या है, एजुकेशन है, बृहस्पति स्कूल कॉलेज का मालिक है, बृहस्पति धन का स्वामी है, धन का कारक गुरु को कहा गया है, बृहस्पति पुत्रों का कारक है। ये वक्री हुआ पड़ा है, और जब से वक्री हुआ पड़ा है बहुत दुखद समाचार देखे हैं मैंने। 4 बच्चों की मां पार्क में मर गई, कीड़े थे उसके सर में पड़े हुए। 3 लड़कों की मां एक गैरेज में पड़ी हुई थी, गंदे से गैरेज में। एक की पोत्री एसडीएम है और बेटे पॉलिटिशियन हैं, अफसर हैं, उनकी मां की बुरी हालत थी। ये औलाद का ग्रह वक्री है, गुरु ग्रह वक्री है। एजुकेशन, ज्ञान, स्कूल, विद्या, पेपर, एग्जाम, ये वक्री है। पॉलिटिशियन तो अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं ना, ये अब कराएंगे अब नहीं कराएंगे, हमसे पूछिए। 13 सितंबर को गुरुदेव मार्गी हो जाएंगे और धीरे धीरे रेगुलरिटी आनी शुरू हो जाएगी। धन की भी रेगुलरिटी होगी, क्योंकि गुरु को फाइनेंस का कारक ग्रह कहा गया है। और जो देव श्रेणी के लोग हैं, कौन कौन?
दो राशियां होती हैं गुरुदेव की, धनु और मीन लगन वाले, कर्क और सिंह लगन वाले, मेष और वृश्चिक लगन वाले देव श्रेणी के लोग, उनके लिए जुपिटर बड़ा पावरफुल है। तो जैसे ही वो मार्गी हो जाएगा वो अपना असर देगा। जो ये हम लोगों ने येलो वाला पुखराज पहना हुआ है, ये देखिए, इसमें ताकत आएगी, एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। जो हम केसर के तिलक लगाते हैं, हल्दी वाला दूध पीते हैं, वो जो जितना भी हमने कलेक्ट किया है अपनी बॉडी में एनर्जी को, वो बृहस्पति महाराज आके उसको हील कर देंगे और एकदम से हमारे काम कारोबार बनने लग जाएंगे। शादी अगर रुकी है होने लग जाएगी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो वो झट से हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति औलाद के कारक हैं। पैसा अगर रुका पड़ा है वो सर्कल चलने लग जाएगा, बृहस्पति औलाद के कारक हैं, पैसे के कारक हैं, पिता के कारक हैं, कन्या के लिए पति के कारक हैं, शाहूकार के लिए धन के कारक हैं। तो जितने लोग देव श्रेणी के हैं उनके लिए बृहस्पति कीमती होते हैं, जितने लोग दैत्य श्रेणी के हैं उनके लिए शनिदेव कीमती हैं। दोनों सितंबर के महीने में ठीक हो जाएंगे। और बता देते हैं, बुध ग्रह आज से उच्च राशि में, कन्या राशि में, यानी कि आने वाले कल से 2 सितंबर से कन्या राशि में भ्रमण करेंगे और आज से उदय भी हो गए हैं। बुध भी अस्त चल रहे थे। अब बुध ग्रह जब उदय हो जाएं तो बुद्धि, वाणी, लेखन, ट्रेडिंग, वकालत, कमीशन, ये सारे काम फिर से रेगुलरिटी पे आ जाते हैं। और बुध कन्या राशि में 2 सितंबर से 22 सितंबर तक रहेंगे। और ये समझ लीजिए, कन्या राशि बुध की उच्च की राशि होती है, बुध की उच्च की राशि। जब ये बुध अपनी उच्च राशि में आ जाता है तो जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग कमीशन एजेंसी का काम करना चाहते हैं, जो लोग लेखन क्रिया करना चाहते हैं, जो लोग गाना गाना चाहते हैं, सिंगिंग लाइन में जाना चाहते हैं, है ना, बड़े बड़े MBA, बड़े बड़े काउंसलर्स बुध से देखे गए हैं। तो उच्च की श्रेणी में बुध बिजनेस ट्रेडिंग को चलाएगा। मार्गी हो गए शनि, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए कर्म को जगाएगा। मार्गी हो गए जब बृहस्पति, तो धन का फ्लो फिर से चल पड़ेगा। शुक्र आज से राहु से अलग हो गए हैं, प्रेम और स्नेह बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो सामने मेरे हैं इंडिकेट कर रही हैं कि 29 सितंबर के बाद, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे, तो अक्टूबर का महीना काफ़ी रिलीफ दे सकता है। अक्टूबर का महीना काफ़ी रिलीफ दे सकता है। जो हम एक तो कोविड के कारण परेशान है, 1 मई से ये दोनों ग्रह डाउन चल रहे हैं। और बता देते हैं, 10 सितंबर को मंगल ग्रह वक्री होने हैं, 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। इस ग्रह को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। मंगल जब भी वक्री होते हैं ना, तो घर्षण पैदा होता है। घर्षण, जैसे हम माचिस चलाते हैं ना, ऐसे घर्षण करते हैं तीली को और माचिस को, तो घर्षण से क्या होता है? अग्नि। मंगल जब ऐसे वक्री होंगे तो घर्षण पैदा होगा, अग्नि। तो इस ग्रह की ये चाल इतनी मैं अच्छी नहीं मानूंगा, क्योंकि प्राइवेट जीवन में भी ये इंसान को बहसबाजी में उलझा देती है। थोड़ी सी गाड़ी टक्कर लगी नहीं तो बाहर निकल के एक दूसरे से हाथों-पाई करवा देती है ना। थोड़ी बहुत सहन शक्ति जो होती है पति पत्नी के बीच, भाइयों के बीच, पार्टनर के बीच, पड़ोसियों के बीच, वो ख़त्म हो जाती है जब मंगल वक्री होता है। विशेषकर सगे भाई और पक्के दोस्त मंगल से देखे गए हैं। पड़ोसी भी मंगल से ही देखे जाते हैं, क्योंकि वो एक जैसे कंधे के ऊपर आते हैं। तो ये मंगल का वक्री होना, थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, अपने आप को शांत भाव में रखना चाहिए। मैंने आपको बताया था बजरंग बली का वो रूप जिसमें वो प्रभु राम की स्तुति कर रहे होते हैं, वो भी अपने अपने घरों में छोटी सी फ़ोटो, बड़ी सी फ़ोटो, जैसी भी मिल जाए ज़रूर रखा करें। उसके सामने बैठकर श्री राम का नाम जाप करने से मंगल का क्रोध दूर रहता है। तो 10 सितंबर से 14 नवंबर तक मंगल वक्री, मुल्कों की लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा अलर्ट रहने वाला काम है, ठीक है। और एक परिवर्तन भी होना है, वो भी आपको बता देते हैं। राहु और केतु ने 23 सितंबर को 1.5 साल बाद राशि चेंज करनी है। 1.5 साल बाद राशि चेंज करनी है। राहु महाराज अब कहाँ आ रहे हैं? 2nd नंबर राशि में, वृष में। केतु महाराज कहाँ आ रहे हैं? 8 नंबर राशि में, वृश्चिक में, यानी कि मेरे लगन में ही आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा केतु
दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि केतु की नेचर ही है। और वृष राशि वालों के लिए राहु थोड़ा संघर्ष दिक्कत पैदा करेंगे, क्योंकि राहु तो राहु है भैया, उसने तो अमृत पिया हुआ है भगवान के हाथों से। और ये दोनों ही कौन है पता है आपको? दोनों ही भगवान विष्णु के पार्षद हैं, जय और विजय। इनको सनकादिक ब्राह्मणों ने 3 जन्म मृत्यु लोक में जाने का श्राप दिया था, और 3 जन्म भुगतने के बाद भगवान ने इन्हें संसार का कर्म नियंत्रक बना दिया था। तो लीला रची थी भगवान ने, अमृत मंथन के बाद स्वयं मोहिनी रूप में राहु को अमृत पिलाया था। तो ये इन कथाओं का भी आपको जानकारी होनी चाहिए, यह ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान देते हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो मैंने आपके साथ बातें साझी की हैं, उसमें ये आप समझ लीजिए कि 13 सितंबर के बाद संसार में धन का फ्लो शुरू हो जाएगा। 29 सितंबर के बाद संसार में काम कारोबार में फिर से वृद्धि हो जाएगी। और आज 1 सितंबर से शुक्र क्योंकि राहु से अलग हो गया है, घरों में फिर से खुशियां आएंगी, फिर से चेहरे पे रौनक आएगी। ठीक है, तो ये अभी 1 सितंबर का जो महीना है वो थोड़ा सा गुरु और शनि के वक्री होने के कारण हमें बड़े प्यार से ऐसे ही जैसे निकाल लिया, बातें करते करते हंसते खेलते खेलते निकाल लेना चाहिए। इस महीने का एक ही दोष बचा है, वो है गुरु और केतु का पितृदोष। 23 सितंबर तक अभी रहेगा। तो जिन जिन लोगों की कुंडलियों में पितृदोष है, पुराने और या नए बच्चा कोई ऐसा पैदा हो गया जिसकी कुंडली में पितृदोष है, तो वो जो अब 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक हर रोज़ आप अपने एस्ट्रोलॉजर से, पुरोहित से मिलकर हर रोज़ अपने काल सर्प दोष की, पितृदोष की, राहु केतु की, कोई भी कुंडली में नेगेटिव युति बनी है उसकी शांति पूजा करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक पितृ पखवाड़ा मिल गया आपको। तो दोस्तों मैं समझता हूँ वृश्चिक लगन वालों को आज रहने देते हैं, क्योंकि सारा टाइम तो गोचर ने ही ले लिया है। 32 मिनट हो गए हैं, आपको गोचर बताते बताते ही निकल गया है। तो पर गोचर भी ज़रूरी होता है। गोचर का ये फ़ायदा होता है कि हमारे मन को एक टिकाव मिल जाता है कि ये जो ख़राब समय है कब तक ख़राब है। क्या हम किसी अंधी सड़क पे तो नहीं चल रहे जहाँ पे आगे जाके खड्डा आएगा, गिर जाएंगे और समाप्त हो जाएगा सब कुछ? ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र हमें सड़क कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे रुकती है, कहाँ पे मुड़ती है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है और कहाँ पे बढ़िया है एकदम स्मूथ रोड आएगी, सब बता देता है। तो स्मूथ रोड आएगी 29 सितंबर के बाद। ठीक है, तो ये गोचर की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। जैसे गुरु मार्गी हो जाएंगे, जैसे ही शनि मार्गी हो जाएंगे, संसार फिर से अपनी रूटीन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था गोचर। और अब जो हमारा टॉपिक है उस परंपरा को निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो लाइव है फेसबुक पे भी जाएगा और यूट्यूब पे भी जाएगा, और इसके हेडिंग में भी यही लिखा है कि आज वृश्चिक लगन वालों को बताना है मैंने। और क्योंकि मेरा अपना ही वृश्चिक लगन है, मुझे तो पता ही है कि क्या कैसे कैसे किया जाता है, आप लोगों को बताना चाहिए मुझे। तो अब 60 लोग अभी भी सुन रहे हैं, सामने आपकी मुझे पता चलती रहती है कितने लोग बैठे हैं। ये स्क्रीन पे एक साइड पे ना टाइम भी आ रहा होता है और कितने लोग सुन रहे हैं ये भी लिखा होता है। तो ये सारी बातें जो हैं मुझे यहाँ से पता चल जाती हैं। तो 60 लोग अभी सुन रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग वृश्चिक लगन के होंगे खुद, या उनके बच्चे वृश्चिक के लगन के होंगे, कोई बहन होगी, कोई भाई होगा, कोई पतिदेव होगा, कोई पत्नी साहिबा होगी। तो कोई ना कोई तो घर में वृश्चिक लगन का होता ही है। तो उनको कैसे टैकल करना है अपने नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ, उसके बारे में आज मैं जानकारी साझी करने लगा हूँ। तो आइए, जो 8 नंबर लगन वाले हैं वो बिल्कुल ध्यान से इसे समझिए और सुनिए जो भी मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ। वृश्चिक लगन 8 नंबर राशि को कहा गया है, नोट कर लीजिए। 8 नंबर राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, नोट कर लीजिए। 8 नंबर राशि देव श्रेणी की राशि आती है, इसलिए वृश्चिक लगन वालों को हम क्या कहते हैं? देव लगन वाले हैं ये लोग। और वृश्चिक लगन के मित्र ग्रह कौन से हैं? जो मंगल के मित्र होते हैं, चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य, ये मंगल के मित्र ग्रह माने गए हैं। इसीलिए जब भी वृश्चिक लगन को
कलर थेरेपी बताई जाती है तो ये कहा जाता है कि पीला रंग आपके लिए शुभ है, लाल रंग आपके लिए शुभ है क्योंकि लगन का स्वामी है, सफेद रंग चंद्रमा का आपके लिए शुभ है क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी है, और मैरून कलर या केसरी कलर या ऑरेंज कलर आपके लिए शुभ है क्योंकि आपके कर्म, कारोबार या पिता के स्थान का या राज दरबार सरकार के घर का स्वामी सूर्य है। तो मैरून या ऑरेंज कलर यूज कीजिए। तो वृश्चिक लगन वाले ये नोट कर लीजिए, रेड, येलो, वाइट, मैरून, ऑरेंज, ये वाले जो कलर हैं, इन कलर्स को आप अधिक से अधिक प्रयोग कीजिए। इनसे आपको सेहत, शिक्षा, गृहस्थी, औलाद, विद्या, भाग्य, कारोबार, किस्मत, धर्म, धर्म के संस्कार प्राप्त होते हैं। तो पीला, लाल, मैरून, केसरी, ऑरेंज और चंद्रमा का सफेद, वाइट, ठीक है, ये हैं आपके अति शुभ ग्रह, अति प्रिय ग्रह, त्रिकोणपति, और बीच में सूर्य को भी दशमपति। इसलिए मैं स्वयं वृश्चिक लगन हूं तो हम 4 रत्न पहनते हैं, गुरु का पुखराज, मंगल का मूंगा, चंद्रमा का मोती। ये तो हो गई त्रिकोण, लगन, पंचम, नवम। लेकिन यहाँ पे देखिए रूबी भी है, ये होता है 10th लॉर्ड, गुरु सूर्य का ये रत्न है। सूर्य हमारा 10th लॉर्ड होता है वृश्चिक लगन वालों का, जहाँ से पिता का सुख मिलेगा, कर्म, कारोबार का, जॉब का, नौकरी का, बिजनेस का सुख मिलेगा, और सरकार के घर से भी अगर लाभ लेना हो, मेरी तरह आपको अगर कोई पंगा लेना हो तो पहले सूर्य मजबूत रखिएगा, फिर वीडियो बनाइएगा कोई उल्टी पुल्टी मेरे जैसी, नहीं तो अगर सूर्य खराब हुआ तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। तो ये तो थे आपके रक्षक ग्रह, गुरु, पुखराज, मंगल, मूंगा, चंद्र मोती और सूर्य रूबी, वृश्चिक लगन वालों के। लेकिन टॉपिक है हमारा कौन सा, जो हमारे नकारात्मक ग्रह हैं, जो नेगेटिव ग्रह हैं। तो वृश्चिक लगन वालों को स्टार्टिंग से ही एक कंफ्यूजन मिलेगी, वो ये कि आपका जो छठा घर है, जिसको रोग, शत्रु, कर्जा, परेशानी, टेंशन, चिंता, बीमारी, आजकल कितनी महामारी फैली, कोरोना, मंगल ग्रह के अधीन आता है, वहां पर मेष राशि आती है। तो मंगल ही आपके लगन का स्वामी है, मंगल ही आपके छठे घर का स्वामी है, रोग, शत्रु और कर्जे का। इसलिए वृश्चिक लगन वाले जो लोग होते हैं उनकी टक्कर बराबर के लोगों से होती है, ये भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मंगल का लगन है, मंगल का ही छठा घर है, सामने अगर किसी के साथ भिड़ गए तो वो बराबर की टक्कर होती है। और एक बात आप समझ लीजिए, जो मेष राशि होती है उसका साइन है मेढा। मेढा जो बिल्कुल दूर से भागकर आएगा, टक्कर मारेगा बीच में, मेढा जो उसी टाइम लड़ता है, उसी टाइम अपनी एनर्जी निकाल देता है, उसी टाइम थक कर गिर जाता है। लेकिन जो वृश्चिक राशि होती है, जो हमारे लगन में आती है, उसका साइन है स्कॉर्पियो, उसको कहते हैं बिच्छू। ध्यान से इसको समझ लीजिए, ये जो कितने भी राशियों के साइन होते हैं ना, जैसे मेष का मेढा है, वृष का वृषभ बैल है, मिथुन का मैथुन करता हुआ जोड़ा है, कर्क का केकड़ा है, सिंह का शेर है, कन्या का एक लेडी दिखाई गई है, तुला का एक लिब्रा दिखाया गया है, वृश्चिक का ये साइन जो होता है वो होता है स्कॉर्पियो, बिच्छू। तो ये जब भी हम ज्योतिष को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा डेंजरस साइन स्कॉर्पियो को कहा गया, बिच्छू को कहा गया, कि ये जब बदले की भावना में आता है, जब ये सामने वाला कोई इसको उकसा देता है, उसको भड़का देता है, उसको पंपिंग कर देता है, ये मेंढे की तरह उसी समय अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। मंगल की दूसरी राशि है मेढा, मंगल की दूसरी राशि है मेंढा, लेकिन मंगल की वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियो। तो सामने वाला जो शत्रु है वो तो अपनी पूरी पावर दिखाकर उसी समय थक कर बैठ जाता है, लेकिन ये जो 8 नंबर साइन है, इसको कहा गया बहुत मिस्टीरियस, बहुत रहस्य। ये सामने वाले की बातें सुनता रहेगा, अगर वो गंदी भाषा, गाली गलोच, ये वो अगर करता रहेगा, 8 नंबर वाला उसको सुनता बड़े आराम से, बोल भैया बोल, निकाल ले अपनी जितनी भड़ास निकालनी है। लेकिन जब शत्रु भूल जाता है,
जब शत्रु नींद के आगोश में चला जाता है, जब शत्रु नशे में होता है, जब शत्रु थका होता है, जब शत्रु वो बात ही भूल जाता है जो इसको उकसा कर बताई गई है, उस टाइम फिर ये बिच्छू का दूसरा डंक खुलता है। पहला डंक तो सामने होता है, लेकिन दूसरा डंक उसकी पूंछ में होता है। तो उस समय ये वार करता है, और फिर ऐसा घातक वार करता है, ऐसी घातक सबक सिखाने वाली शैली है इसके पास कि सामने वाला फिर उठ नहीं पाता, उठ ही जाता है सनी देओल के मुक्के की तरह, समझ गए। तो इसको जब भी हम ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, कहते हैं कि वृश्चिक लगन सबसे खतरनाक लगन है, वृश्चिक लगन सबसे रहस्यमयी लगन है, वृश्चिक लगन बड़ा घातक लगन है, वृश्चिक लगन वालों की दोस्ती बहुत अच्छी लेकिन दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी वृश्चिक लगन हूँ। मैंने ज़्यादा मंगल को नहीं, बृहस्पति को तेज कर लिया था। पता तो मुझे चल गया था ये सारे साइन, इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ज्ञान देने वाले ग्रह को, विजडम देने वाले ग्रह को, मेडिटेशन के माध्यम से, साधना के माध्यम से जुपिटर को तेज करने की कोशिश की। अगर मंगल को तेज करेंगे तो फिर वो सचमुच वही बातें होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर बृहस्पति को स्ट्रांग करेंगे तो आपके अंदर ज्ञान भरेगा, आपके अंदर विद्या भरेगी, आपके अंदर धर्म भरेगा, आपके अंदर एजुकेशन भरेगा, आपके अंदर संस्कार भरेंगे। तो फिर अगर जब बृहस्पति की पावर लेकर आप किसी के साथ भिड़ेंगे तो आपकी बातों में जो पावर होगी, जो शक्ति होगी, जो ठहराव होगा, जो लॉजिक्स होंगे, सामने वाले को फिर हारना पड़ता है, समझ गए। मंगल की बातों में नहीं होती, मंगल की बातों में तेजी होती है कि कर दो, मार दो, देख लो, कर लेंगे। लेकिन जिसने, अगर वृश्चिक लगन वालों ने जुपिटर को साध लिया अपने ऊपर, उनके पास फिर वो लॉजिक होता है कि शत्रु, सामने वाला, उकसाने वाला, कंपटीटर फिर सामने ठहर नहीं पाता। इसलिए मैं बताता रहता हूं कि ये जो 3 ग्रह लगन पंचम नवम के होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और इनमें मोस्ट फेवरेबल कौन सा है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो ये है वृश्चिक लगन वालों को मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि मेंढा, मंगल की मेष राशि ही आपके 6ठे भाव में आती है, मंगल ही आपके लगन का स्वामी है। इसलिए जब भी आपको रोग, शत्रु, कर्जा, परेशान करने वाले, कंपटीटर्स, टेंशन देने वाले, कोर्ट कचहरियों में ले जाने वाले कोई भी टकरेंगे, मिलेंगे तो बराबर की टक्कर दे देते हैं आपको। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वृश्चिक लगन वालों का शत्रु थक जाता है, क्योंकि वो मेंढा है और खुद वो बिच्छू है। वो बिच्छू अंधेरे में रहता है कि कोई बात नहीं, रहने दो मुझे अंधेरे में, मेरा भी टाइम आएगा। तो यहाँ पर मंगल ग्रह को साधना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगे कि जीवन में रोग, शत्रु, परेशानी, कर्जा आपके लिए चिंता का विषय बना है, तो बजरंग बली की पूजा से आप इसको काबू कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, क्योंकि आपका लग्नेश बली हो जाना है और नीचे वाला ग्रह अपने आप डाउन चला जाता है। मंगल की एक चीज आपको मैं बता देता हूं, साबुत मसर की दाल, जिसको आम भाषा में लाल मसूर भी कहते हैं, लेकिन छिलका चढ़ा होना चाहिए। कलर उसका होता है बड़ा भद्दा सा कलर होता है, ब्राउन जैसा होता है, मतलब रेड बिगड़ जाता है। आप कभी देखेंगे कभी कभी कोई सब्जी काटते हुए या कुछ करते हुए ब्लेड लग जाए हमारी उंगली पे या किसी भी पार्ट में, ब्लड जब गिरता है जमीन पर या किसी कपड़े पर, तो गिरते समय वो रेड कलर का होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद वो एक अजीब सा कलर बन जाता है, भद्दा सा, ब्राउन सा, ठीक है। उसको कहते हैं अशुभ मंगल। उस सेम कलर की एक दाल नेचर ने बनाई है, उसको कहते हैं साबत मसूर की लाल, साबत मसूर की दाल। लाल नहीं होता, वो भद्दा सा ब्राउन होता है। वो अशुभ मंगल है, वो शत्रु मंगल है, वो खराब मंगल है। रेड बुक की भाषा में वो बद मंगल है, साबत मसूर की दाल। और शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो जहां जहां पर गाय माता के रक्त के छींटे गिरे थे, परशुराम भगवान के युद्ध की बात कर रहा हूं, उन्होंने गाय की रक्षा के लिए सहस्त्रबाहु के साथ युद्ध किया था, क्योंकि उनके पिता जमदग्नि के पास थी वो कामधेनु गाय, जिसने पूरे राजा की सेना का पेट भर दिया था, और राजा की लालच भरी नजर आ गई थी उस गाय पर, और उन्होंने जमदग्नि पर हमला किया और गौ माता को खींच कर ले गए। लेकिन भगवान परशुराम ने फिर गाय माता की रक्षा की। प्रथम युद्ध जो है
गाय माता की रक्षा के लिए महान ब्राह्मण भगवान परशुराम ने किया। दूसरा युद्ध जो किया है 1857 की क्रांति महान ब्राह्मण मंगल पांडे ने किया है, जिसने कहा था कि गाय माता की चर्बी अगर कारतूस पे लगी होगी तो हम उस कारतूस को मुख में नहीं डालेंगे। और वहां से ब्रिटिश साम्राज्य, बरतानिया सरकार की जड़ हिल गई थी 1857 में, जब मंगल पांडे ने गाय माता के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अकेले ने अपना बलिदान दे दिया था। और उसके बाद फिर कांग्रेस ने मिस्टर A.O. ह्यूम को लॉन्च किया था। अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करवाई थी कि एक ऐसा गुप्त दल बनाया जाए जिसको भारतीय समझे कि हमारा है, उसमें भारतीयों को भर्ती करेंगे A.O. ह्यूम, लेकिन होगा किसका? अंग्रेजों का कंट्रोल होगा। मतलब एक ब्रेन वॉश करने के लिए मिस्टर A.O. ह्यूम ने एक दल बना दिया था जिसको कांग्रेस कहा जाता है। उसके बाद फिर क्या दुर्गति हुई हमारे देश की, आप सब लोग जानते ही हैं, वो आज का मेरा विषय नहीं है, फिर कभी बात करेंगे। तो गाय माता का रक्त युद्ध में जहां जहां गिरा वहां पर साबत मसूर निकले थे। इसलिए जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग जाति से नहीं मैं कह रहा, ब्राह्मण वर्ग वो जो शिक्षक है, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, जो MBA है, जो PhD है, जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े ज्ञानवान हैं, लेक्चरर्स हैं, जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, वो सारे पंडित होते हैं। उनके नाम के पीछे वर्मा हो, शर्मा हो, धर्मा हो, कर्मा हो, कुछ भी हो, वो इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है। उनको फिर ये जो साबुत मसूर की दाल है ये वर्जित कर दी गई थी, क्योंकि वो आपकी तेजी पैदा करती है, ब्लड के अंदर बहुत सारा उबाल पैदा करती है, BP लेवल हाई कर देती है। लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है जो कामदार है, जो मेहनत करता है, जो हाथ का काम करता है, जैसे किसान खेती करता है, उसको वो देनी चाहिए। तो ये एक सिस्टम होता है कि किसकी बॉडी के ब्लड को तेज रखना है, किसकी बॉडी के ब्लड को शांत रख के जुपिटर को तेज करना है। ये शास्त्र बहुत ज़बरदस्त है, भारत का पूरी टेक्निकल एक साइंस है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं सके। तो मंगल अगर परेशान कर रहा हो, स्वयं मंगल ही वृश्चिक लगन वालों को अगर परेशान कर रहा हो, तो साबत मसर की दाल मजदूर वर्ग के उन बच्चों को, उन लोगों को, उन लेबर को देनी चाहिए जिन्होंने अपने हाथ से काम करना होता है। उनका भला होता है, आपका नेगेटिव ग्रह सेट हो जाता है। तो बड़ा आसान है, बजरंगबली की भक्ति करनी है आपको, हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी का पाठ करना है, हनुमान जी के भजन सुनने हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बहुत प्यारा भजन सुनाया था, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बजरंगबली ने ये भजन विभीषण को जो शब्द बोले थे, ऐसे अपने छाती में से भगवान राम के दर्शन कराए थे। तो अभी लखबीर लखा है बड़े शानदार सिंगर, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लखबीर लखा जी का। उनका भजन था वो, अभी अभी आपको मैंने शाम के समय जब हनुमान चालीसा के बाद आपके साथ साझा किया था। तो हनुमान जी की भक्ति कीजिए, वृश्चिक लगन वालों, आपको कोई हरा नहीं सकता। साबत मसूर की दाल दान कीजिए अगर आपका 6th लॉर्ड एक्टिव हो गया हो तो। और ये बता देता हूँ, आजकल गोचर में वृश्चिक लगन वालों के लिए लगन का स्वामी मंगल 6ठे भाव में ही रहेगा, फेब तक रहेगा, फेब तक। तो ऐसे में रेड कलर डाउन नहीं करना, आपको यूज़ ही करना है ताकि लगन मजबूत रहे। मूंगा यूज़ ही करना है ताकि लगन मजबूत रहे। हनुमान जी की भक्ति करनी है ताकि लगन मजबूत रहे। लेकिन नेगेटिव मंगल के दान करने हैं। वो क्या है? साबत मसूर की भूरी भूरी सी दाल होती है, तो वो आपको दान करनी है। तो ऐसे वृश्चिक लगन वाले अपने 6ठे भाव को टैकल कर सकते हैं, उनका कोई फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक है, अब आइए वृश्चिक लगन वालों का जो अष्टम भाव है, वहां पर कौन से ग्रह का राज होता है? 8वें भाव में वृश्चिक लगन वालों के बुध की राशि आती है। बुध की राशि मिथुन राशि आएगी। ये फोन मैं नहीं चला रहा क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये समझते हैं कि मैं फोन पे बात करूंगा। इस नंबर पे अभी कॉल मत कीजिए, ठीक है? तो वृश्चिक लगन के
आठवें भाव, जिसको मृत्यु स्थान कहा गया, जिसको मिस्टीरियस हाउस कहा गया, जहाँ से बदनामी, कलंक, परेशानियाँ, टेंशन पैदा होती है, वो आठवें घर का स्वामी बुध है। तो बुध ग्रह की जब भी दशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देती है वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो ऐसे में आपको बड़ा आसान है, जब भी आपको लगे कि बुध की दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में आपको परेशानी आ रही है, सिंपल आपको हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरी चीज़ें लंगर में डाल दो, गरीब को दे दो, चिड़ियों को डाल दो, तो बुध की दशा आपकी टैकल हो जाएगी। क्योंकि बुध की निशानियां कल मैंने आपको बताई थी सारी, जब बुध के बारे में बात कर रहे थे। बहन, भूआ, बेटी, मासी, साली, ये सारे रिश्ते बुध के साथ जुड़े होते हैं। और वृश्चिक लगन वालों को जब भी इन रिश्तों से कोई ना कोई तकरार हो जाए, है ना, समझ लीजिए बुध ग्रह नेगेटिव होकर एक्टिव हो गया, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिर ग्रीन चीज़ें दान करनी चाहिए, ताकि अष्टमेश आपको परेशान ना कर सके। हाँ, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि बुध ग्रह की दूसरी राशि जो है वो वृश्चिक लगन वालों के 11th हाउस में आएगी, लाभ स्थान में। तो यहाँ पे उसको आप कैसे ठीक करें कि आपका आय, लाभ और यश, इनकम का ग्रह भी बुध है और आपको मात देने वाला भी बुध ही है। तो आपको क्या करना है, अगर इनकम के ऊपर आपको लगे कि कहीं परेशानी हो रही है, तो छोटी कंजकें, छोटी बच्चियां, वो बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी बात में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए पढ़ाई का प्रबंध करना, शिक्षा के विषय में दान देना, हरी चीज़ों का उन्हें गिफ्ट देना आपके बुध को ट्यून कर देगा, अष्टम के दोष को दूर कर देगा। और छोटी कंजक की, छोटी कन्या की सेवा करने से 11वें घर का जो स्वामी बुध है, जो आपको आय, लाभ और यश देता है, उसको स्ट्रांग कर देगा। तो बुध को आपको ऐसे टैकल करना है, गरीबों में हरी चीज़ें बांटें, हरी चीज़ें जैसे मूंग की दाल चिड़िया को खिलाएं रोज भिगोकर, और उधर किसी भी छोटी ऐसी कन्या की जिम्मेवारी ले लें, चाहे वो किसी ड्राइवर की बेटी हो, किसी लेबर की बेटी हो, किसी मेड की बेटी हो, किसी की भी आपको ऐसा लगे कि इसको ज़रूरत है, ये बच्चा पढ़ने वाला है लेकिन किसी कमी के कारण नहीं पढ़ पा रहे, तो आपकी जितनी पॉकेट है उसकी सहायता कीजिए। वृश्चिक लगन वालों के घर में लहर बहर हो जाती है, धन के अंबार लग जाते हैं, क्योंकि आपका लाभ बुध ने ही देना है आपको, 11th हाउस। तो बुध कन्या में रहता है, बुध कंजकों में रहता है, उनकी सेवा करने से आपको शुभ फल मिलेगा। चलिए, वृश्चिक लगन का अब 12वां घर बताते हैं कौन किसके पास होता है। जहाँ से व्यय स्थान, जहाँ से खर्चे होते हैं, जहाँ से कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा, जेल, लड़ाई झगड़े, हॉस्पिटल, विदेश की यात्राएं भी 12वां घर ही दे देता है। कौन है वो ग्रह जो वृश्चिक लगन वालों को 12वें घर का फल देता है? वो है आपके 12वें घर में राशि आएगी शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह जो है वो वृश्चिक लगन वालों के लिए अगर नेगेटिव हो जाए, जैसे पिछले पूरे 30 दिन शुक्र राहु के साथ था, आज ही ठीक हुआ है, तो राहु के साथ शुक्र वृश्चिक लगन वालों को बीमारियां दे रहा था, राहु के साथ शुक्र वृश्चिक लगन वालों को धन की कमी दे रहा था, राहु के साथ शुक्र वृश्चिक लगन वालों को पति पत्नी का सुख खराब कर रहा था, क्योंकि 12वां घर जो होता है उसको कहते हैं बेड प्लेयर्स, बेडरूम का घर होता है। आज से वो तो ठीक हो गया है, लेकिन आपकी कुंडली में पक्का, जो बिल्कुल पक्का ही होता है, शुक्र ही होता है जो आपके लिए व्यय करवाता है, आपसे खर्चे करवाता है, आपसे अनवांटेड खर्चे करवा देता है। और शुक्र ग्रह की दूसरी राशि कहाँ आती है पता है आपको वृश्चिक लगन वालों को? 7वें घर में, पत्नी के घर में, पति के घर में, पार्टनर के घर में, जीवन साथी के घर में। तो इसको आप कैसे टैकल करें कि उधर पति पत्नी, जीवन साथी, पार्टनर का घर खराब ना हो, और 12वां घर जो व्यय मांगता है, व्यय जो खर्चा मांगता है, वो खर्चा भी हो जाए और परेशानी भी ना आए घर में। तो बड़ा आसान सिस्टम है, बड़ा आसान। वृश्चिक लगन वालों को शुक्र ग्रह यानी कि खीर, दूध, चावल, चीनी जब उबल कर पक जाती है तो वो बन जाता है शुक्र ग्रह खीर। वृश्चिक लगन वालों को छेना, जिसको छेना मुर्गी भी कह देते हैं, सफ़ेद शक्कर पारे होते हैं,
शुगर कोटेड पनीर जिसको कह देते हैं, ठीक है। वृश्चिक लगन वालों को पतासे, वृश्चिक लगन वालों को दही, ये शुक्र की चीजें हैं। वृश्चिक लगन वालों को वो सब्जियां जिसमें लार होती है, चिपचिपाहट, अरबी में, कटहल में, जिमीकंद में, भिंडी में, क्योंकि जहां पर स्पर्म आ गया, चिपचिपाहट आ गई, वो शुक्र ग्रह की चीज होती है। इन चीजों की डोनेशन करनी चाहिए, इन चीजों का दान करना चाहिए लंगर वाली जगह पे, कहीं जरूरतमंद को, किसी गरीब को। और कुछ नहीं है तो केवल आप कोई भी वाइट मिठाई ले लें, पतासे ले लें, बर्फी ले लें, शक्करपारे ले लें, वही आप जैसे 10-20 रुपए के लिए शुक्रवार को गरीब बच्चों में आप बांट सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेवंथ लॉर्ड, पति या पत्नी का घर, व्यापार का भी होता है ये सेवंथ हाउस, पार्टनर का भी होता है, उसको ठीक करना है, तो अब तो आप कहेंगे मैंने तो वो दान कर दिया शुक्र को 12वें घर का स्वामी देख के, फिर तो 7वां घर भी वीक हो जाएगा। तो ऐसे में शुक्र ग्रह का एक व्रत आता है, मैं स्वयं वृश्चिक लगन हूं और उसका पालन करता हूं, वो है वैभव लक्ष्मी का व्रत। वो फ्राइडे को रखा जाता है, और वो फ्राइडे को वैभव लक्ष्मी का जब व्रत करेंगे आप, तो आपको सप्तम भाव के शुभ फल प्राप्त होंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, आपको आपके घर में सुख शांति बरकत और लग्जरीज की प्राप्ति होगी, आपको पार्टनर्स की तरफ से आपके फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे वो रूम पार्टनर हो, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो पति या पत्नी हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो। तो वृश्चिक लगन वालों को शुक्र को सेट करना है। कैसे करना है? माँ लक्ष्मी की पूजा करके। तो आप अगर मान लीजिए, बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये तो पंडित जी अब व्रत बता रहे हैं, व्रत की थ्योरी जो है वो बड़ी ही पावरफुल थ्योरी होती है, आपको पता नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि व्रत की थ्योरी को हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम जो है उसने इसको अपना लिया है। हम तो इसको रिलीजियसली करते हैं ना, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये जो भारतीय लोग हैं ये कभी मंगलवार का व्रत रखते हैं, कभी शनिवार का व्रत रखते हैं, कभी शुक्रवार का व्रत रखते हैं, ये सिस्टम क्या है। उन्होंने फिर देखा कि ये एक थेरेपी है जो शरीर के अंदर हमारे डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है और हमारा तपोबल बढ़ा देती है। तो उन्होंने क्या किया, फास्टिंग थेरेपी नाम से, फास्टिंग थेरेपी नाम से इस थेरेपी को लागू कर दिया है अपने कंट्रीज में। करवाते व्रत हैं, लिया भारत के वेदों से है, शास्त्रों से है, लेकिन फास्टिंग थेरेपी के नाम से लोगों को करवाने लग गए हैं और अपने मेडिकल साइंस में इसको उन्होंने एंटर करवा दिया। और जब भी कोई वहां पे बीमार होता है वो जानबूझ के कहेंगे यू शुड बी फास्टिंग ऑन द वेडनेसडे, यू शुड बी फास्टिंग ऑन द फ्राइडे। समझ गए? तो बड़े चुस्त हैं, क्योंकि जितने भी हमारे संस्कृत के ओरिजिनल ग्रंथ हैं वो उधर पड़े हुए हैं। इसीलिए अब जब जर्मन में सर्च करेंगे तो 14 यूनिवर्सिटीज हैं संस्कृत की, भारत में नहीं है। 14 यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे संस्कृत की। वो संस्कृत बच्चा बच्चा सीख रहा है कि हमने भारत के जो ओरिजिनल ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उनको डी कोड करना है। उसमें से हमने पता करना है कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे की भगवान ने। उसमें से हमने पता करना है कि संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र यानी कि दिल्ली बैठकर कुरुक्षेत्र के मैदान की लड़ाई कैसे दिखाई। उसमें हमने पता करना है कि पुष्पक विमान पे बैठकर रावण आया था उस जमाने में। उसमें हमने पता करना है कि कैसे पलक झपकते नारद मुनि कभी यहाँ और कभी वहां प्रकट हो जाते हैं। उसको डी कोड करना है और उसको धीरे धीरे डी कोड किया जा रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, वीडियो कॉल्स, वायरलेस, टेलीपैथीज, मिसाइल्स, एरोप्लेन्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वहां से डी कोड किए जा रहे हैं, वहां से इसको खोला जा रहा है। तो ये इतनी जबरदस्त थेरेपी है जिसको फास्टिंग थेरेपी कहा गया है। इसको अब पश्चिम ने अपना लिया, हमने छोड़ दिया। अगर हम
अपनी कुंडली के पॉजिटिव नेगेटिव ग्रहों को समझ जाएं और उनको साधने के लिए क्या थेरेपीज़ की जाती हैं, फास्टिंग किसकी करनी है, डोनेशन किसकी करनी है, जेम स्टोन्स किसके पहनने हैं, डाउन किसको करना है, प्लस किसको करना है, अगर ये समझ जाएं तो मैं आपको एक यहाँ बैठकर दावा ही कर सकता हूँ, मतलब मोहर लगाकर स्टैंप लगाकर दे सकता हूँ कि जीवन में ग्रोथ ऑफ सक्सेस ऐसे चढ़ता है ऊपर को। फिर तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, अगर आप वृश्चिक लगन हैं तो आपको सफ़ेद मीठी मीठी चीज़ें बच्चों में बांटनी चाहिए ताकि 12वें घर का खर्चा माना जाएगा। और सप्तम भाव का फल लेने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन आपको करना चाहिए ताकि आपको शुक्र ग्रह का सप्तम भाव आपके लिए बढ़िया फल दे। ठीक है, तो ये था दोस्तों वृश्चिक लगन का 6, 8, 12 का सारा खेल जो आप समझ गए हैं। इससे पहले आपको मैंने गोचर बता दिया है और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये जो महीने का पितृपक्ष भी है और एक पितृदोष चल रहा है अभी बृहस्पति केतु का, जो लगभग हम सब पे भारी है। और जिनकी कुंडलियों में पितृदोष है तो वो अपने अपने निकट पुरोहितों से, एस्ट्रोलॉजर से मिलकर ये जो 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक हर तरह का राहु केतु जनित श्राप अगर कुंडली में बनाओ, दोष बनाओ, उसके लिए आप छुटकारा पा सकते हैं अगर प्रॉपर सही तरीके से उसका कैसे उपाय करना है आप समझ जाएं। ठीक है, तो ये बातें आप नोट रखिए। कल अब बात करेंगे 9 नंबर जिनका लगन है धनु लगन। ठीक है, और आपके कमेंट लाइन में मैंने बहुत सी चीज़ें आज देखी हैं जो वृश्चिक लगन वाले पूछ रहे हैं मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा। तो शायद जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ, यहाँ पर कोई कुंडली नहीं मैं देखता, कुंडली देखना मेरा प्रोफेशन है, वो है 9872065786। व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिव हूँ मैं और व्हाट्सएप एस्ट्रो सर्विस में आप मुझे ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप में। वहाँ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन लिख दीजिए। रिप्लाई मेरी तरफ से आएगा आपको रिटर्न में पहले, फिर बाद में फ़ोन पे आपकी मेरी बात होगी। यहाँ पे इतनी लंबी कहानियाँ जो लिख रहे हैं, मेरा वृश्चिक लगन है, मेरा राहु यहाँ है, मेरा केतु वहाँ, मंगल यहाँ, शुक्र, कौन पढ़ेगा भैया? एक तो वो 1 सेकंड में ऊपर चला गया, मतलब ही नहीं है उसको मैं बैठ के मैं ऐसे पढ़ूंगा थोड़ी कि फलां भाई साहब ने क्या लिख दिया। उसके लिए टोटल आपको प्रोफेशनली होकर समझना पड़ेगा। उसके लिए नंबर फिर से नोट कर लीजिए। बहुत सारे मित्र जो हैं वो आपको मेरा नंबर साझा कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत मेरी वो हेल्प करते हैं जब भी मैं लाइव करता हूँ, क्योंकि मैं तो टाइपिंग कर नहीं सकता, मैं तो अपने टॉपिक में रहता हूँ। तो जो भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस यहाँ लिखता है तो नीचे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो मेरा मोबाइल नंबर उनको शेयर कर देते हैं। तो वो नंबर मेरा व्हाट्सएप पे चल रहा है। ठीक है, तो आपको जिसको भी पर्सनल जानकारी चाहिए प्रोफेशनल वे से आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब आज के टॉपिक को लगभग यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। और कल आपको मैं जिनका 9 नंबर लगन है धनु लगन, जिसके स्वामी जुपिटर हैं, वैसे तो आजकल गुरु वक्री चल रहे हैं 13 सितंबर तक और गुरु चंडाल दोष में भी चल रहे हैं। कल इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा कि बृहस्पति जो वक्री हैं, गुरु चंडाल दोष में है, उसका क्या प्रभाव होता है और उसका बचाव कैसे होगा। और बृहस्पति का लगन धनु वालों के लिए 6ठा स्थान रोग शत्रु कर्जा, 8वां मृत्यु स्थान और 12वां व्यय स्थान कैसे टैकल करने हैं, कल इस बात को चर्चा में लाएंगे। आपका कोई भी जर्नल क्वेश्चन है वो तो इस कमेंट लाइन में लिखिए, जो जर्नल है, जो पर्सनल आप पूछना चाहते हैं वो व्हाट्सएप में चले जाइए। ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये शुभकामना मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शुक्र ग्रह राहु के पंजे से निकल गया है और शुक्र ग्रह अब बहुत ही मनमोहक राशि में घूमेगा, कर्क राशि में, मूडी राशि में घूमेगा। और कोविड चल रहा है, अब घूमने भी नहीं जा सकते, पिकनिक भी नहीं जा सकते, फिल्म देखने भी नहीं जा सकते, लेकिन घर में ही अपने ऐसा स्नेहिल सा माहौल बनाएं, हल्का फुल्का सा माहौल बनाएं कि आपका परिवार और आप एक दूसरे को देखें, मिलें, हंसें, खेलें। क्योंकि शुक्र ग्रह चंद्र के घर में ऐश्वर्य योग प्राप्त करता है और ये ऐश्वर्य योग मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी से, कि सबके ऊपर ऐश्वर्य योग आए, सबको शुक्र ग्रह का पूर्ण लाभ मिले।
इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री राम, सत श्री अकाल।